हेलो गाइस, DFCCIL एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड सभी का आ चुका है और यहाँ पे इसी के संदर्भ में हम प्रैक्टिस सेट कराने होती है। प्रैक्टिस बुक और सॉल्व्ड पेपर हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पे हम एक पेपर कराने वाले हैं। तो अगर आपको रिस्पांस अच्छा आता है तो अभी लगभग 10 दिन का समय बाकी है। तो उस 10 दिनों के अंदर आपको सारे के सारे प्रैक्टिस सेट में इसमें कराने वाला हूँ। तो निश्चिंत रहिएगा, पूरे आपको प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो चलिए, आज हम यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। तो गाइस रिस्पांस अच्छा दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ इसके प्रैक्टिस सेट चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं आपको सारे के सारे प्रैक्टिस सेट कराने की कोशिश करूँगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है वो कहता है कि पाक जल मड्डू द्वारा निर्मित समुद्र में एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका को भारत से अलग किया जाता है। तो वह कौन सी यहाँ पर चैनल है या फिर कौन सा चीज़ है? तो यहाँ पे एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये मन्नार की खाड़ी में है, याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं। अगले में जो बात करते हैं, कहा गया है कि 1928 में गठित किए गए HSR एक समूह का पूरा नाम क्या है? देखिए, 1928 में शुरू किया गया था, जिसमें का एक सदस्य शहीद भगत सिंह भी थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया था, तो गाइस देखिए, प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर है। इसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। बोला गया कि भारतीय संविधान किस तारीख को लागू किया गया था? तो भारत का संविधान जब बन के तैयार हुआ था और वो लागू हुआ, तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। तो इसीलिए 26 जनवरी को क्या हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो पूछा गया था। अगले प्रश्न की अगर बात कर लेते हैं, कहता है किस भारतीय राज्य में अलग संविधान है? तो बोला गया है किस भारतीय राज्य में अलग संविधान है। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। फिलहाल ये प्रश्न अब नहीं बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे धारा 370 हटाई जा चुकी है। तो ये प्रश्न अब नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 पूछा गया था, उसमें देख लेते हैं। उसमें कहा गया कि विदेशी विनिमय संबंधित शब्द फेरा का पूरा नाम क्या है? गाइस ये वही क्वेश्चन है जो यूपी ट्रिपल सी पीटी में पूछा गया था कि फेरा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे देखिए, 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो क्या हो जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। DPFCIL में देखिए बहुत सारा सिलेबस है, आपको बहुत चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें जो छठा पूछा गया था वो देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि भारत में आधिकारिक रूप से पहली जनगणना कब करी गई थी? तो भारत में जो पहली जनगणना कब करी गई थी? तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि 1872 में इस जनगणना को सबसे पहले किया गया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो क्या हुआ है? ये 1872 लॉर्ड मेयो के समय किया गया था, याद रखेंगे। और प्रत्येक 10 वर्ष के बाद इस जनगणना को किया जाता है, जो अभी 2021 में होनी है। क्वेश्चन नंबर 7 2016 का प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो ये हमको लेना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पुराना क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखें अगले की अगर बात कर लेते हैं, तो कहा गया कि परम युवा सेकंड डिजाइन बाई। तो यहाँ पे देखिए बोला गया पुणे स्थित सी डेक द्वारा डिजाइन किया गया परम युवा डैश का एक प्रकार है। तो क्या है? तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी है, सुपर कंप्यूटर, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 9 पूछा गया था वो देख लेते हैं जल्दी से। तो 9 में पूछा गया कि 9 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट यूज फॉर मेजरिंग एनर्जी। एनर्जी मापन के लिए कौन सी इकाई यूज़ नहीं करी जाती है? तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जूल, याद रखेंगे। जूल में हम एनर्जी को नहीं मापते हैं, बाकी फैथम अर्ग कैलोरी सब में इसको हम मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे और पीछे अगर देख लेते हैं, तो कहता है कि अब यहाँ है क्या? फैथम ये समुद्र की नापते हैं गहराई, अर्ग होता है कार्य की, और यहाँ पे जूल ऊर्जा की और न्यूटन बल की, याद रखेंगे। सारे के सारे ये भी देख ले चलते हुए हैं। 2016 का प्रश्न है, इसको हम नहीं लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ रीजनिंग के प्रश्न, क्योंकि रीजनिंग के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथ के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही यहाँ पे 100 के 100 प्रश्न आपको कराने वाले हैं। तो निश्चिंत होकर पूरा का पेपर आराम से सॉल्व कीजिए, टेंशन मत लीजिए। तो 11 में देखें तो कहता है 64 81 144 है। देख सकते हैं 8 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है और यहाँ पे 12 का स्क्वायर है। अगर यहाँ पे तीसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं 256 324 और 361, ये सारे के सारे स्क्वायर हैं। देख सकते हैं ये 18 का है और ये 19 का है। तो ये पैटर्न बिल्कुल यहाँ पे सही बैठ रहा है, बाकी किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं। अगले की बात करते हैं, तो कहा गया है कि पैटर्न में अगली संख्या क्या होगी? यहाँ पे फिल क्या होगा? तो देखें अगर
3 और 8 के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का है। 8 18 में 10 का है, यानी कि मल्टीपल हो रहा है। फिर 18 28 में क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40, ठीक है। तो 38 में हम यहाँ पर अगर 40 जोड़ देंगे तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी को पता है कि 78 हो जाएगा। तो इसका पैटर्न क्या चल रहा है, मल्टीपल चल रहा है, यानी कि जितना डिफरेंस उसका मल्टीपल करते चलेंगे, राइट आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगले में बोला गया है कि गन को कोड किया जाता है HVO की तरह। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, ये यहाँ पे हो गया। फिर IBU को किस तरीके से कोड किया जाएगा, तो देखिए G में +1 किया गया, U में +1 किया गया, N में +1 किया गया। तो I में अगर हम +1 करते हैं तो क्या होगा, IJ। जिस इससे पता चल गया आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, JCV, यानी कि +1 का पैटर्न इसमें चल रहा है। इसको ध्यान रख के चलेंगे, इस तरीके से रीजनिंग आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 14। 2016 में DFCCIL का एक एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, वही ये पेपर हम आपको करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 में बोलता है कि मिस्टर सी बाएं से 9वीं कुर्सी पर बैठे हैं तथा उनका मुख उत्तर दिशा की ओर है। वह दाईं तरफ से 17वीं कुर्सी पर बैठे हैं। इस पंक्ति में कुर्सियों की कुल संख्या क्या होगी। तो देखिए गाइस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, यानी कि टोटल 25 कुर्सियाँ हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। आपने इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सॉल्व किए होंगे, तो इसको कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको इसको दिखा भी देता हूँ, इसका सॉल्यूशन क्या है। इस तरीके से इसको सॉल्यूशन है, ये भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, इस सॉल्व पेपर है इसलिए आपको सॉल्यूशन से मिक्स करके मैं दिखा भी दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 देख लेते हैं। तो 15 में कहा गया कि ए और बी ने एक निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ किया। यहाँ पे देखिए एक निश्चित स्थान से यहाँ पर ए बी चलना प्रारंभ करते हैं। तो ए उत्तर की दिशा में, ए चला गया उत्तर की दिशा में 3 किलोमीटर। फिर कहता है कि यहाँ पर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। तो यहाँ पे दाएं मुड़ गया, कितना चलता है, 4 किलोमीटर। फिर कहता है बी पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ के देख लेते हैं, बी जो है वो पश्चिम दिशा में कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। फिर कहता है कि वह दाएं मुड़ करके 3 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चल जाता है। तो ए बीच के कितनी दूरी पे, यही डिस्टेंस आपको बतानी है। तो सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे 5 ही तो आएगी, 3 3 हो ही जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगले की अगर बात कर लेते हैं तो गाइस देखिए 16 कहा गया है इसमें कि सिलेक्ट फ्रॉम द गिवन चॉइस द लेटर। यहाँ पे देखिए इसको अरेंज करना है। तो अरेंज करने में क्या होता है, इसके ऑप्शन जल्दी से हम देख लेते हैं। तो गाइस इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको आपको डिवाइड कर लेना है। तो 4 4 में डिवाइड कर लीजिए, तो 3 3 में डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद जो इसका फिल करेंगे तो बिल्कुल सही जो इसका पैटर्न क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। याद रखेंगे ए इसका सही पैटर्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं। अगले में एक यहाँ पे देखिए कौन सा प्रश्न दिया हुआ है, रिलेशन से। तो रिलेशन का प्रश्न जो है आप अपने आप करेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न होगा। कहता है कि एक्स क्यू की मौसी है जो जेड का पुत्र है। तो आप इसको देखिए आराम से सॉल्व कर लीजिए, वीडियो पॉज करके। रीजनिंग का प्रश्न है तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर सी यानी कि पुत्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं। अगले में बोला गया है कि नॉलेज को हम इस तरीके से कोड करते हैं, फिर जनरल को हम किस तरीके से कोड करेंगे। अब देखिए नॉलेज को यहाँ पे कोड किया गया इस तरीके से, अब जनरल को किस तरीके से कोड करेंगे वो जल्दी से हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या। तो इसमें सिंपली आपको करना क्या है कि जनरल शब्द जो है इसी से बना हुआ है। तो अब जी की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, देखिए जी की वैल्यू ये है, यानी कि ये 7 हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू निकालनी है, बाकी कोई एक्स्ट्रा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। फिर ई की वैल्यू निकालनी, ई की वैल्यू हो जाएगी 5। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसी तरीके से आप कर लेंगे तो हो जाएगा सी, यानी कि 75 55 913 इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं 19। 19 में कहा गया है कि इराक का बगदाद से ठीक वही संबंध है जो कि ऑस्ट्रिया का किससे संबंधित है। तो इराक की राजधानी बगदाद है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। याद रखेंगे ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। तो ये वियना इसका राइट आंसर हो गया। बहुत ही आसान रीजनिंग के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इस वाले। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ये टाइम लेता है, क्योंकि ये देखिए कैसा है आपका, ये सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। तो इसको आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास इतना समय है नहीं आपको मैं सॉल्व कराऊँ पूरा का पूरा पेपर, क्योंकि हमको अभी आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी सारे के सारे सॉल्व कराने हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर जल्दी से आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर का बता देता हूँ, तो ये हो जाएगा आंकड़े अपर्याप्त, यानी कि पूरा अगर प्रवचन ये पढ़ लेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि इसमें आंकड़े अपर्याप्त हैं। याद रखेंगे, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, 21 में कहता है कि कंपाउंड रेशियो आप इतना इतना इतना, फिर का यौगिक अनुपात कितना होगा। देखिए गाइस यौगिक अनुपात कितना होगा, कंपाउंड रेशियो आपको निकालना है।
अब यहाँ पे जल्दी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए आपका अनुपात में वैल्यू दी हुई है, तो ये देख सकते हैं ये इसका सॉल्यूशन है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये इसकी वैल्यू थी, ये सी डी थी, ये ई एफ थी। हमको क्या निकालना था, कंपाउंड रेशनल निकालना था। तो यहाँ पे देख सकते हैं इससे आपको निकाल सकते हैं यौगिक अनुपात। तो यौगिक अनुपात इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस अब क्या प्रश्न आने वाले हैं, अब आपके एग्जाम में आएंगे कौन से प्रश्न, वो रहेंगे मैथमेटिक्स के। तो मैथमेटिक्स के प्रश्न हम लास्ट में करेंगे इस प्रैक्टिस सेट के, उससे पहले हम बाकी का पोर्शन आपका देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट कर लेते हैं कि इससे पहले जो आपके 24 प्रश्न जो है वो मैथमेटिक्स के आएंगे आपके इस एग्जाम में। तो 41 में कहता है कि बेकिंग पाउडर में, क्या आप साइंस के प्रश्न आपके एग्जाम में आने हैं इसमें। तो बेकिंग पाउडर बोलता है कि क्या होता है। तो गाइस देख सकते हैं 41 का आंसर क्या हो जाएगा, वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए थोड़ा सा नॉलेज के लिए भी लेते हैं। सोडियम क्लोराइड को हम साधारण नमक, मैग्नीशियम सल्फेट को इप्सम लवण और कैल्शियम क्लोराइड को चूना पत्थर जानते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग पाउडर या फिर खाने वाले पाउडर के नाम से भी हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 42 कहता है कि पौधे का कौन सा भाग प्याज है। तो प्याज जो है वो कौन सा भाग है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हो जाएगा सल्क कंद, यानी कि मॉडिफाइड अंडरग्राउंड लीव्स जो है वो पेज जो पौधे का कौन सा भाग प्याज, वो प्याज क्या है, प्याज एक मॉडिफाइड अंडरग्राउंड लीव है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज के लिए चीज़ें देखें तो कहता है जड़ क्या है, गाजर और मूली को जड़ में रखा गया है। तना है, आलू है, अरबी है, जिमीकंद, तने हैं सारे। फल में क्या है, टमाटर, बैंगन, भिंडी, लौकी, सारे के सारे फल हैं। पत्ती और सल कंद में देखिए प्याज और लहसुन जो है ये सारी की सारी क्या हैं, ये पत्ती हैं या फिर सल्क कंद है जो हमने अभी पढ़ा। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। अगले में कहा गया कि पश्चिमी देशों में कारों के रेडिएटर में पानी की सतह अल्कोहल भरा जाता है क्योंकि। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, पश्चिमी देश जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो वहाँ पर इसको क्यों किया जाता है, पश्चिमी देशों में रेडिएटर में पानी की जगह अल्कोहल भर दिया जाता है क्योंकि अल्कोहल का हिमांक बिंदु जो होता है वो पानी से कम होता है, यानी कि जिसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो पानी से कम होता है। इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर साइंस में 44 कहता है कि 1 किलोग्राम ठोस का पूरी तरह से तरल में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो जल्दी से देख लेते हैं। तो होती है लेटेंट हीट, यानी कि जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पम की गुप्त ऊष्मा जो लेटेंट हीट होती है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन, इसका राइट आंसर गाइस हो जाएगा संयुक्त लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से पदार्थों की पहचान कीजिए जिनमें मीठी महक होती है। मीठी महक होती है किस में होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्टर में। एस्टर जो होता है इसमें आपको मीठी महक मिलती है, यानी कि स्वीट स्मेलिंग ये करता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। 46 में कहता है गोलाकार पथ में घूम रही वस्तु के द्वारा किया गया कार्य कितना होता है। तो आपने इसको फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कोई अगर वस्तु है वह सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है, सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी कि वह कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। अगर आप किसी सर्कुलर मोशन में राउंड राउंड घूमते हैं तो आप कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, अगले में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थों को एसिड और क्षार के परीक्षण के लिए प्राकृतिक संकेतक के रूप में जाना जाता है। तो प्राकृतिक संकेतक के रूप में किसको जाना जाता है, तो गाइस देखें 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो जल्दी से देखिए। 47 में हो जाएगा आपका हल्दी, यानी कि हल्दी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल इंडिकेटर के नाम से भी हम जानते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं। 48 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु पानी के साथ बहुत तेज़ी से प्रतिक्रिया करती है। तो पानी के साथ जो बहुत तेज़ी से धातु प्रक्रिया करती है तो वो क्या हो जाएगा, 48 का हो जाएगा सोडियम, यानी कि सोडियम जो होता है वो पानी के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन करता है, पानी में इसमें आग भी लग जाती है, इसको ऐसा कहा जाता है। इसको कैरोसिन में रखा जाता है, याद रखेंगे। कैरोसिन का जो तेल होता है जिसमें मिट्टी का तेल भी कहते हैं गाँव में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 देख लेते हैं। 49 बोला गया कि निम्नलिखित में से किसे गन्ने की शर्करा के रूप में जाना जाता है। तो गन्ने की शर्करा के रूप में जिसे जानते हैं तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सुक्रोज, याद रखेंगे सुक्रोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रक्टोज कहाँ पे होता है, वो शहद का मेन घटक होता है, तो सुक्रोज इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। अगले में बोलता है कि कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो गाइस कुत्ता अगर काट लेता है तो कौन सी बीमारी हो जाती है, सभी को पता होगा। 50 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रेबीज हो जाएगा। 2016 का ये प्रश्न है, तो यहाँ पे देखिए 2016 का ये पेपर है, आसान पेपर पूछा गया था, इतना टफ इस बार भी नहीं आएगा, ठीक है, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। तो 51 में बोलता है क्या कि मेटल इज नाइदर मेलेबल और नॉन डक्टाइल। तो यहाँ पे बोला कि धातु जो ना लचीली है और ना ही गठनीय है, तो वह क्या है। तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, वो होती है जिंक। जिंक जो है वो ना तो यहाँ पे ज़्यादा मेलेबल है ना डक्टाइल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं। कहता है कि काला जार रोग किसके कारण होता है। तो काला जार रोग जो है, यानी कि जो काला जार रोग है वो किसके कारण होता है। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लीशमेनिया। याद रखेंगे, लीशमेनिया के कारण काला जार रोग हो जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं। अगले में कहता है कि तारों की त्रिज्या मापने के लिए निम्नलिखित में से उपकरणों में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो तारों की त्रिज्या मापने के लिए जो उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उसमें क्या उपकरण होता है, तो वो हो जाएगा स्क्रू गेज। याद रखेंगे, स्क्रू गेज के माध्यम से हम क्या करते हैं, तारों की त्रिज्या को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखें 54 में कहता है कि जब लोहे की कील को ब्लू कॉपर के घोल में डुबाया जाता है तो घोल हरा क्यों हो जाता है। अब देखें, ये प्रश्न अपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा बहुत साल पहले। तो यहाँ पे क्या होता है, लोहे तांबे को विस्थापित कर देता है, इसी कारण जो है क्या होता है कि इस घोल का रंग जो है हरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं गाइस। अगले की अगर बात कर लेते हैं तो बोला गया 55 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है। तो इसमें से एक कोशिकीय जीव नहीं है, वो क्या हो जाएगा। तो 55 का राइट आंसर है वो आपका सी, यानी कि हाइड्रा जो है वो एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर जीव नहीं है। बाकी अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे के सारे क्या हैं, यूनिसेलुलर हैं। बल्कि हाइड्रा जो है मल्टी सेलुलर है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा गया था 56 में कहता है कि रीढ़ की हड्डी किससे द्वारा सुरक्षित होती है। तो रीढ़ की जो हड्डी होती है, स्पाइनल कार्ड जो होता है, वो किसके द्वारा प्रोटेक्ट करी जाती है। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि उपास्थि की जो आपकी गद्दियाँ होती हैं, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं वो आपकी रीढ़ को सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 57 पूछा गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आपको देखिए समय कम बचा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करते जल्दी से, और प्रैक्टिस सेट लाइए तो मैं उसी हिसाब से काम करूँगा। तो 57 में देखिए कहता है कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ। तो बोलता है कि जो वाष्पीकरण की रेट बढ़ती है किसके बढ़ने पे बढ़ जाती है। तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया, यानी कि जो सरफेस एरिया सतह क्षेत्र है अगर वो बढ़ जाता है तो वाष्पीकरण की रेट भी बढ़ जाती है। तो सभी को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं 58 कहता है कि वाहनों के हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो वाहनों की हेडलाइट होती है, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ व्हीकल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, वो देख सकते हैं, वो आपका हो जाएगा डी, यानी कि कॉनकेव मिरर हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देख ले। अगले में बोलता है आपका, ये थोड़ा नॉलेज के लिए देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 कहता है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना है। तो चंद्रमा पे कितना है वो देख सकते हैं, कितना, 6 गुना है। याद रखेंगे 6 गुना है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो 1/6 आपको ग्रेविटी यहाँ पर कम हो जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे वहाँ पर आपका वेट भी 1/6 गुना कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला कहता है कि किसी पिंड पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण को कहा जाता है। तो देखिए जगह कहते हैं किसी पिंड पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण को जो कहा जाता है, 60 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उसको क्या कहते हैं, भार। याद रखेंगे वेट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 कहता है, 61 में बोला गया कि रेल की पटरी को आमतौर पर किससे वेल्ड किया जाता है। तो रेल की पटरी को जो हम वेल्ड करते हैं, किसके वेल्ड करते हैं, तो वो हो जाएगा यहाँ पे थर्माइट वेल्डिंग। थर्माइट वेल्डिंग का यूज करते हैं रेलवे की पटरी को यहाँ पर वेल्डिंग करने के लिए। रेलवे की हिस्ट्री और यहाँ पे DFCCIL की हिस्ट्री से प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा अगला बोला गया 62 में कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो है आपका स्थित है मुंबई में। याद रखेंगे मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लें। अब यहाँ पे नॉलेज के लिए आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको भी देख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जल्दी जल्दी आपका प्रैक्टिस टेस्ट लेकर आ रहे हैं, क्योंकि समय आपके पास बचा हुआ है कम। तो जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा ही बेटर होगा। तो भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना करी गई थी। तो 63 में सभी को पता है कि लॉर्ड डलहौजी, जिसको हड़प नीति के लिए भी जाना जाता है, लॉर्ड डलहौजी ने इसकी स्थापना करी थी। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मुंबई ठाणे के बीच में सबसे पहले चली भी थी। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि इंटीग्रेटेड रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर है। तो इंटीग्रेटेड रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर है,
64 का राइट आंसर है आपका ए, यानी कि चेन्नई में स्थापित है इंटीग्रेटेड रेलवे कोच फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं, तो इसमें थोड़ा नॉलेज की चीज़ें देखें। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, डीजल लोकोमोटिव वाराणसी, रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला, रेलवे स्प्रिंग कारखाना ग्वालियर में है। सारे के सारे रट लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। बोलता है कि भाप रेल का इंजन का आविष्कार किसने किया था? बच्चा बच्चा जानता है, अगर बचपन से पढ़ रहा होगा। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा बी, स्टीफन हॉकिंग्स ने। इसकी कहानी आपने पढ़ी होगी। कोयला रख देता है जब यहाँ पे बर्तन पे, तो वो उठने लगता है, इस तरीके की कहानी थी। उसी से प्रभावित होकर इन्होंने इसका आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर अगर 66 की बात कर लेते हैं गाइस, थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं नॉलेज के लिए। विलियम हार्वे ने क्या किया? रक्त प्रसंचरण की खोज। अलेक्जेंडर फ्लेमी ने पेनिसिलिन को बनाया। जाल वेवन ने कंप्यूटर को बनाया। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया कि रेलवे कोच विनिर्माण इकाई कहाँ पर स्थित है, यानी कि जो कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कहाँ पर है? 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। कोच का मतलब होता है जो डिब्बे होते हैं गाड़ी के। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 कहता है, 67 में बोला गया कि भारतीय रेलवे का सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पर है? तो रेलवे का जो सिविल इंजीनियरिंग संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ पर है? तो वो हो जाएगा पुणे में। याद रखेंगे, पुणे में है आपका भारतीय रेलवे का सिविल इंजीनियरिंग संस्थान, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला हम जल्दी से देख लेते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो कहा गया है कि निम्नलिखित में से 2015-16 इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये पुराना करंट अफेयर का है। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। 69 में बोला गया कि भारत में सबसे लंबा रेलवे विभाग कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा रेलवे विभाग है वो कौन सा है? तो 69 का राइट आंसर हो गया उत्तर रेलवे। सभी को पता है कि उत्तर रेलवे बहुत ही बड़ा है, तो सबसे बड़ा है उत्तर रेलवे, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं। 70 बोला गया कि सबसे पहले राजधानी किसके किसके बीच चली थी? राजधानी एक्सप्रेस, जो भी पता है कि आपने भारत की तेज चलने वाले में से एक है। तो कहता है कि किसके इसके बीच में चली थी? 70 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नई दिल्ली से हावड़ा के बीच में सबसे पहले चली थी राजधानी एक्सप्रेस। याद रखेंगे, राजधानी एक्सप्रेस सबसे पहले चली थी नई दिल्ली से हावड़ा के बीच में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं। अगले में बोलता है कि तापमान में परिवर्तन के कारण तेल के असंरेखन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? मिस अलाइनमेंट की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा बी, उसको हम बकलिंग कहते हैं। याद रखेंगे, बकलिंग कहते हैं। बकलिंग प्रोसेस क्या होती है? तापमान में परिवर्तन के कारण रेल के असंरेखन की प्रक्रिया, यानी कि जो मिस अलाइनमेंट की प्रक्रिया होती है, उसको हम बकलिंग के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? ये प्रश्न पूछा गया। तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? सभी को पता है कि चेन्नई में है, क्योंकि सबसे दक्षिण में यही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लें। अगले की बात कर लेते हैं। तो कहता है कि प्रथम डीसी रेल इंजन का नाम क्या है? तो प्रथम डीसी रेल इंजन का जो नाम हो जाएगा, 73 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लोकमान्य तिलक इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं। अगले में बोला गया 74 में कि भारतीय रेलवे द्वारा स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर किस लग्जरी ट्रेन की शुरुआत की गई थी? तो जब स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे हुए थे, उस समय एक ट्रेन चली थी जो लग्जरी सेवा के नाम से जानी गई, तो वो हो जाएगी स्वर्ण जयंती। स्वर्ण जयंती इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे इसमें जानने योग्य चीज़ें ये हैं कि स्वर्ण जयंती जो चली थी 1997 में, संपूर्ण क्रांति 2002 में, सारे इंपॉर्टेंट है, गरीब रथ 2005 में, तेजस 2017 में, गतिमान एक्सप्रेस 2018 में। याद रखेंगे, तेजस, गरीब रथ और यहाँ पे ये सारी इंपॉर्टेंट है, इसको रट लें। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। 75 बोलता है कि मेट्रो से रेलवे सबसे पहली बार कहाँ पे शुरुआत हुई? तो 75 का राइट आंसर सभी को पता होना चाहिए, कोलकाता में हुई थी। कोलकाता में हुई थी। आई थिंक ये 1928 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं अगला। अगले की बात करते, माफ़ कीजिएगा, 1928 नहीं है वहाँ। अच्छा, 1928 में क्या बिजली की सबसे पहले चली थी, विद्युत वाली मेट्रो चली थी 1984 में। दिल्ली की चली थी 2002 में। बेंगलुरु की 2011 में। मेट्रो चली थी मुंबई की 2014 में। चेन्नई की 2015 में। तो कोलकाता में सबसे पहले 1984 में चली। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। तो कहता है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1951 में किया गया था। याद रखेंगे, 1951 में सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया गया था भारतीय रेलवे का। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ और चीज़ें, इसको याद कर लीजिए। आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। 2015-16 का बजट है, इससे लेना देना हमको है नहीं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं। अब कहता है कि रेलवे ट्रैक की स्थिति की रिकॉर्डिंग करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चार्ट को क्या कहते हैं? तो रेलवे ट्रैक की जो स्थिति को रिकॉर्डिंग करने के लिए चार्ट का यूज होता है
उसको हम क्या कहेंगे गाइज, 78 का राइट आंसर क्या है, वो हो जाएगा यहाँ पर हेलेट चार्ट। हेलेट चार्ट जो होता है उससे क्या करते हैं, रेलवे ट्रैक की स्थिति की रिकॉर्डिंग करते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है 79 में कि पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर किसके बीच में। तो पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर जो आपका वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर है, वो यहाँ पे 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। दादरी और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है, याद रखेंगे ये। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, कहता है कि किस देश में पूर्णता विद्युतीकरण वाला नेटवर्क है। तो सबसे ज़्यादा बोला कि पहले से किस देश में पूर्ण रूप से जो इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क है कहाँ पर है। तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। स्विट्जरलैंड में सबसे पहले पूर्ण, वहाँ पर किसी भी तरीके के डीजल वाले लोकोमोटिव नहीं है, सारे के सारे विद्युतीकरण है। अपने यहाँ भी लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं 81 में कि अब यहाँ पे देखिए ये बहुत है, कस्टमर एंड रिलेशनशिप वाले जो प्रश्न है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 20 लगभग प्रश्न आपके एग्जाम में आने हैं। तो कहता है कि एक बिक्री जिसका ग्राहक व्यक्ति से संबंध है उत्पादों के बेचने में शामिल होता है। तो देखें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 81 का वो हो जाएगा सी। कहते हैं क्रॉस सेलिंग, याद रखें क्रॉस सेलिंग इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 देखें, तो 82 में कहता है कि आशाजनक और ज़्यादा वितरण करने वाली बिक्री रणनीति का परिणाम क्या होगा। तो आशाजनक और ज़्यादा वितरण करने वाले जो बिक्री रणनीति का परिणाम होगा, तो 82 में देखिए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वो कहते हैं प्रसन्न ग्राहक, याद रखेंगे कस्टमर डिलाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखें, 83 में कहा गया कि विभिन्न तरीके से एक कंपनी रणनीतिक रूप से अपने उत्पादों के बारे में बाजार स्थान को सूचित करती है तो क्या कहलाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 83 में कहता है कि विभिन्न तरीके से एक कंपनी रणनीतिक रूप से अपने उत्पादों के बारे में बाजार स्थान को सूचित करती हैं तो क्या हो जाएगा, 83 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि एकीकृत विपणन संचार, यानी कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं। अगले में बोला गया कि आपकी जो CRS ग्लोसरी व्हाट डज सास रेफर टू। ठीक है, कहता है CRS शब्दावली में जो SAS है, यानी कि जिसको सास कह सकते हैं, वो किसको रेफर करता है। तो वो कहता है सॉफ्टवेयर एज आ सर्विस, याद रखेंगे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इसको हम रेफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखें, तो 85 में कहा गया कि निम्नलिखित में से लोगों को ईमेल भेजने की अनुमति प्राप्त करने का तरीका नहीं है। तो ईमेल भेजने की जो अनुमति प्राप्त करने का तरीका नहीं है वो क्या है। तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेल्फ ऑप्ट, यानी कि सेल्फ ऑप्ट जो है वो इसका तरीका नहीं है, याद रखेंगे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगले में बोला गया कि 86 में कि ग्राहक द्वारा नए उत्पाद या फिर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद की खरीदारी को सुनिश्चित करने की रणनीति को क्या कहते हैं। तो 86 में अगर देखें तो क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं अपग्रेडिंग। अपग्रेडिंग कहते हैं, किसको कहते हैं अपग्रेडिंग, ग्राहक द्वारा नए उत्पाद या उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद की खरीदारी को सुनिश्चित करने की रणनीति को हम अपग्रेडिंग कहते हैं। ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं 87 कहता है ग्राहकों से अपेक्षित लाभ का अनुमान एक उपाय है। तो ग्राहकों से जो अपेक्षित लाभ का अनुमान है एक उपाय है किस चीज़ का। तो वो हो जाएगा कैसा, ग्राहकों का आजीवन मूल्य, याद रखें ग्राहकों का आजीवन मूल्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखें। अब अगले में बोलता है कि सी स्वीट, यानी कि जो सी स्वीट के तहत नहीं आता है। अब सी स्वीट के तहत क्या नहीं आता है, तो 88 का राइट आंसर क्या है वो देख लेते हैं। तो सी स्वीट के अंदर सेल्स मैनेजर नहीं आता है, याद रखेंगे सेल्स मैनेजर इसके तहत नहीं आता है सी स्वीट के अंतर्गत। तो क्या क्या चीज़ें आती हैं वो तो आप सभी इसमें देख सकते हैं। इसमें CEO आता है, CFO आता है, CO आता है, CIO आता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, बोलता है कि डिजिटल वातावरण में वास्तविकरण का क्या अर्थ है। तो देखिए बोलता है कि पर्सनलाइजेशन इज डिजिटल एनवायरनमेंट रिफर्स टू, डिजिटल एनवायरनमेंट में पर्सनलाइजेशन का मतलब क्या है। तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए सूचना तैयार करना ही इसका मतलब होता है, याद रखेंगे ये इस प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अगले देखें, तो 90 में कहा गया कि निम्नलिखित तकनीक में से कौन सी वर्तमान और संभावित ग्राहकों के बारे में अधिक जानने के लिए प्रयोग की जाती है। तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा वो जल्दी से देख लेते हैं अगले पेज पे। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इफिशेंट कस्टमर रिस्पॉन्स, कुशल ग्राहक प्रक्रिया इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि ओलिगोपॉली का अर्थ क्या है? तो ओलिगोपॉली का अर्थ क्या होता है? ये कस्टमर रिलेशनशिप से प्रश्न है। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कुछ विक्रेता कई क्रेता, यानी कहते हैं कि फ्यू सेलर्स मेनी बायर्स का मतलब होता है ओलिगोपॉली। याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहता है कि अपने औद्योगिक उत्पादन की खपत स्वयं करने वाली अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? तो अपने औद्योगिक उत्पादन की जो खपत स्वयं करने वाली अर्थव्यवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उसको कहते हैं सब्सिस्टेंस इकोनॉमिक्स, यानी कि निर्वाह अर्थव्यवस्था कहते हैं उसको। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि 93 में कि बुल्स एंड बेयर आर एसोसिएटेड विद तेंजड़िया और मंदड़िया। याद रखेंगे, अगर आप इसकी मूवी देखे हैं हर्षद मेहता वाली तो आप इसको अच्छे से समझते हैं। तो कहता है कि यहाँ पर क्या होता है, ये सटोरिये होते हैं बेसिकली। याद रखेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, 93 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सटोरियों से। कि बुल्स बेयर का मतलब होता है ये इससे जुड़े हुए हैं, यानी कि बेसिकली जुड़े किससे हैं? मार्केटिंग से, स्टॉक मार्केटिंग से। लेकिन इसका ऑप्शन सिर्फ एक है, सटोरिया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाते हैं? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय है जो उसका अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि कहते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसका राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। तो ये हो जाएगा किसकी तरफ? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सभी को ये पता भी होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1951 में हुई थी। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि कौन सा बैंक भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है? तो सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक का मतलब क्या होता है? कमर्शियल बैंक जो है सबसे बड़ा वो कौन सा है? तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, वो हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इसको थोड़ा सा अगर देख लेते हैं नॉलेज के लिए, तो ये भारतीय स्टेट बैंक 1921 में स्टार्ट हुआ था, 955 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। बाकी चीज़ें आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखें तो कहता है कि NSDL का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? तो 96 में देखें तो कहता है कि जो इकोनॉमिक्स में NSDL है उसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो वो हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। क्या याद रखें, क्या हो जाएगा? नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में NSDL इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। कहता है कि विपणन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण और पहला कदम कौन सा होता है? विपणन का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग में। तो मार्केटिंग की प्रोसेस जो है उसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम क्या होता है? तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका यहाँ पर कि ग्राहकों की ज़रूरतों और आवश्यकताओं को समझना, यानी कि ग्राहक की ज़रूरतों और आवश्यकताओं को नहीं समझेंगे तो क्या करेंगे? मार्केटिंग में आप अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है 98 में कि इकोनॉमिक प्लानिंग इज ए इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ। तो कहते हैं कि आर्थिक योजना जो है किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी की जो विशेषता है जिसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, इसकी एक विशेषता है आर्थिक योजना। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है कि शेयर बाजार के निवेशकों को क्या माना जाता है? तो शेयर बाजार के जो निवेशक होते हैं उनको हम क्या मानते हैं? तो 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कहते हैं हम किसको? शेयर बाजारों के जो निवेशक होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो 100 में ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ जानने योग्य है कि जो होता है भारतीय राष्ट्रीय स्कंद विपणि की स्थापना जो हुई थी 1992 में हुई थी। और सेबी की इम्पोर्टेंस है तो सेबी कब हुआ था? 1988 में। इसको दर्जा दिया गया था संवैधानिक तो दिया गया था 1992 में। क्वेश्चन नंबर 100 में कहता है कि एक प्रगतिशील कर है। तो 100 में कहता है कि क्या एक प्रगतिशील कर है? जो प्रोग्रेसिव टैक्स है तो वो क्या है? तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जो इनकम टैक्स है, जो आयकर है वो क्या है? वो एक प्रगतिशील कर है। याद रखेंगे, प्रोग्रेसिव टैक्स है, ये इसका राइट आंसर हो गया। अब चलिए देख लेते हैं मैथ्स के कुछ